नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था, इसमें हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसकी प्रमुख तथ्य हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे स्टैनली बडालिन। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगडन और सचिव थे लॉर्ड जेटलैंड। मार्च 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया। एक जो श्वेत पत्र है दोस्तों, एक 1933 में जारी हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? संविधान की रूपरेखा बनाने के संबंध में। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसकी रूपरेखा बनाने के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने की लिए एक समिति का गठन किया। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। उनके बाद ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि अब तक जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं उससे सरकार का संचालन करना आसान नहीं है, या उसके द्वारा सरकार का संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया अधिनियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति के सदस्य थे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटिश सरकार की दो संवैधानिक संस्थाएं थी, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनके 16 सदस्य थे। इस समिति के अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 16 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत के 20 प्रतिनिधि और छोटी रियासतों से 7 सदस्य थे। छोटी रियासतों से कितने थे? 7 सदस्य, और ब्रिटिश भारत से थे 20। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से थे 16 सदस्य। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार ब्रिटिश के अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिथगो। जब ये 1933 में दोस्तों ये समिति बनाई गई थी, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड लिथगो। समिति की 1.5 वर्ष बाद 5 फरवरी 1935 को प्रारूप या मसौदा तैयार किया गया और अधिनियम पारित हुआ जुलाई 1935 में। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं निर्वाचन। ये दोस्तों निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, उनमें परिजनों को भी शामिल किया। इससे पहले क्या था दोस्तों? जो 1919 का अधिनियम था उसमें मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और जो दोस्तों भारतीय ईसाई है उनके लिए निर्वाचन प्रणाली थी, और एक गैर ब्राह्मणों के लिए। जबकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें हरिजनों को भी शामिल किया गया और साथ साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार के अवसर प्रदान किए गए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब 1900 दोस्तों पूना पैकेट का समझौता हुआ था, इनके मध्य अपन आगे पढ़ेंगे। पूना पैकेट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य इनके मध्य पूना पैकेट का समझौता हुआ था। इसके तहत दोस्तों जो हिंदुओं के अंतर्गत ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार की गई थी। जातियों और वर्गों के लिए भी अलग अलग स्थान रखे गए। प्रांतीय स्वायत्ता, जिसे ऑटोनॉमी बोलते हैं, प्रमुख विशेषता रही। अधिनियम का एकमात्र भाग जिसे क्रियान्वित किया गया। संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को भारत सचिव के अधीन कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको दोस्तों भारत सचिव, यानी जो ब्रिटिश कैबिनेट का कोई एक मंत्री होता था, उसके अधीन कर दिया गया। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त और केंद्रों में लागू। जो प्रांतें थी दोस्तों, जो 1919 में प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्थाएं लागू की गई थी, उन्हें 1935 में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। स्त्रियों को मत देने और उम्मीदवारी प्रदान की गई। जो 1935 का अधिनियम है उसमें स्त्रियों को मत देने और उम्मीदवारी का अधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों। पहली बार स्त्रियों को मत देने के लिए केंद्र के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किए गए। बर्मा और म्यांमार, जिसे अपन बोलते हैं बर्मा, वर्तमान में जो म्यांमार देश है उसे बर्मा बोलते हैं। बर्मा या म्यांमार और अदन को भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों। जैसे ये भारत है दोस्तों, जो भारत की इस तरफ है वो है म्यांमार और
ये पाकिस्तान की यहाँ पे दोस्तों ये है अदन। वर्तमान में भारत की स्थिति ऐसी है दोस्तों। और जो पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है वो है अदन की खाड़ी। ये 1935 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। 1935 में अदन और म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। बरार को मध्य भारत का अंग बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बरार को मध्य भारत का अंग बनाया गया। केंद्र में अखिल भारत संघ के उपबंध लाए गए। विषयों का विभाजन किया गया। संघ है दोस्तों, संघ में थे 59 विषय। प्रांतों में 54 और समवर्ती सूची में 29 विषय थे। अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं थी। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 10। और धाराएं कितनी थी? 321। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता था। संघीय न्यायालय या जो फेडरल कोर्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1937 को की गई। तीन प्रकार की अधिकारिताएं, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री। दोस्तों तीन प्रकार की अधिकारिताएं दी गई। पहली प्रारंभिक, दूसरी अपीलीय और तीसरी है परामर्शदात्री। फेडरल कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? सर मॉरिसस वायर। संघीय व्यवस्था का प्रावधान। संघीय व्यवस्था की प्रमुख चार विशेषताएं थी। लिखित और कठोर संविधान पहली विशेषता। दूसरी थी संघीय न्यायपालिका। तीसरी थी शक्तियों का विभाजन। और चौथी थी दोहरी सरकार। दोहरी सरकार में दोस्तों चार तो प्रांत थी, 11 तो प्रांत थे, जिसमें से 6 में द्विशासन व्यवस्थाएं लागू थी। 6 के अंतर्गत क्या थी दोस्तों? द्विशासन। 6 प्रांतों में क्या था दोस्तों? जो डायबिटी का सिद्धांत था दोस्तों, डायरिच का, जो 1919 के अधिनियम के तहत 6 प्रांतों में तो लागू था। और 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे दोस्तों? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। संविधान मंडल और गवर्नर जनरल की शक्तियां। पहला था संघीय संविधान मंडल, जिसमें उच्च सदन, जिसे राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट्स कहा गया दोस्तों, हाउस ऑफ स्टेट। इसमें 156 सदस्य थे, जिसमें 104 भारतीय प्रांत के और 52 भारतीय रियासतों से थे। निम्न सदन, जिसे संघीय सभा कहा गया, उसके अंतर्गत 375 कुल सदस्य थे, जिसमें से 250 भारतीय प्रांतों से और 125 रियासतों से थे। संघीय सरकार। दोस्तों संघीय सरकार। संघीय सरकार की कार्यप्रणाली में संघीय विधानमंडल में हो गया था दोस्तों संघीय सरकार। संघीय सरकार की में कार्यकारिणी प्रथम के अंतर्गत गवर्नर जनरल, 3 पार्षद थे दोस्तों। कौन कौन थे? गवर्नर जनरल और 3 पार्षद। जबकि जो कार्यकारिणी द्वितीय थी, इसमें गवर्नर जनरल और 10 मंत्री थे। जितने भी आरक्षित विषय थे दोस्तों, सब कार्यकारिणी प्रथम में आते थे। इनमें विदेश, रक्षा, धार्मिक, जनजाति मामले, बैंकिंग या ऋण या जो भी संबंधित है दोस्तों, जितने भी नियम है वो सभी आरक्षित विषयों में आते थे। जबकि कार्यकारिणी द्वितीय में गवर्नर जनरल प्लस 10 मंत्री होते थे। शेष सभी विषय कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन, जितने भी है दोस्तों, वो सभी कार्यकारिणी तृतीय में आते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पहला धार्मिक और दूसरा जनजातीय मामले, ये आरक्षित विषयों में आते थे। और ये कैसे थे दोस्तों? ये किसके प्रति उत्तरदायी थे? गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत सचिव के अधीन थे। इसके दोस्तों गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत सचिव के अधीन थे, जो कार्यकारिणी प्रथम के आरक्षित विषय थे, जबकि दूसरे थे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां अत्यंत सीमित थी। गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता था। शक्तियों से बाहर थे तीनों सेनाएं और न्यायालय एक्ट।
1935 के एक्ट में संशोधन, देसी राज्यों और प्रांतीय विषय। देसी राज्यों और प्रांतीय विषय भी क्या था दोस्तों इस एक्ट से बाहर थे, मतलब उस पर भी कोई जो विधानसभा है वो कोई नियम नहीं बना सकती थी। बस संघीय बजट का 80% नॉन वोटेबल थी, मतलब जो कुल बजट आता था उसका 80% क्या था, उसमें मत का अधिकार नहीं था, यानी वो बिना मत के अधिकार के ही गवर्नर जनरल पास कर सकता था। बिना किसी मत के ही गवर्नर जनरल केवल अपने स्वविवेक से ही उस मत को खर्च कर सकता था। गवर्नर जनरल की शक्तियां, मंत्रियों के परामर्श से कार्य करना, कुछ व्यक्तिगत निर्णय, विवेकाधीन शक्तियां, शांति व्यवस्था, देशी राज्य रक्षित मामले, मंत्रियों की नियुक्ति व पदमुख, नॉन वेटेबल आइटम, सदनों की संयुक्त बैठक, अभिभाषण और संदेश भिजवाना। दोस्तों जो वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां दोस्तों लगभग वही शक्तियां उस समय गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल का पद किस प्रकार का था, तानाशाह की तरह। अब है प्रांतीय व्यवस्थाएं, प्रांतीय स्वायत्तता। पहली प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय विषयों में नियम बनाने का अधिकार प्रांतों को था, यानी जैसे वर्तमान में राज्यों को अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है, उसी प्रकार उस समय प्रांतीय विषयों में नियम बनाने के अधिकार थे। प्रांतों की कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर जनरल में नहीं थी। गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता था, यानी गवर्नर जनरल है वो सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता था, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं थी। वो अपने स्वविवेक से भी कोई कार्य कर सकता था या मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मना भी कर सकता था, यानी उसका अवहेलना कर सकता था। दूसरा है प्रांतीय विधानमंडल। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, जिसमें यूपी, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास, बाकी प्रांतों में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसी भी विधेयक पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर अनिवार्य थे, यानी गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के बाद ही वो विधेयक पारित होता था। इसका जो प्रमुख सारांश है दोस्तों, अखिल भारतीय फेडरेशन की संकल्पना 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई अखिल भारतीय फेडरेशन की संकल्पना। लिखित संविधान देने का प्रयास पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। प्रधानमंत्री, मंत्री जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग हुआ। इसके जो प्रमुख विचार है वो है कूपलैंड, इसमें रचनात्मक और राजनीतिक विचारों से प्रेरित था। कूपलैंड ने बोला जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो रचनात्मक और राजनीतिक विचारों से प्रेरित था। एटली एटली ने बोला ये अविश्वास का प्रतीक था। उस समय एटली ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने क्या बोला, ये अविश्वास का प्रतीक है। नेहरू ने बोला ये दास्तां का अधिकार पत्र और अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी है, मतलब उनके अनुसार जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो बिल्कुल तोपने वाला है, यानी दास्तां का अधिकार है और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, यानी ऐसी गाड़ी जिसके अंदर बहुत सारे ब्रेक है और उसमें इंजन नहीं है। जिन्ना के अनुसार सड़ा हुआ, बिल्कुल अस्वीकृत और बुरा। चर्चिल के अनुसार गवर्नर जनरल को हिटलर की तरह अधिकार दे दी गई। जो जीजी है गवर्नर जनरल उसको हिटलर की तरह अधिकार दे दी गई। मदन मोहन मालवीय, इनके अनुसार हम पर थोपा गया अधिनियम बाहर से जनतांत्रिक और अंदर से खोखला। मदन मोहन मालवीय के अनुसार हम पर थोपा गया अधिनियम बाहर से जनतांत्रिक और अंदर से खोखला। भारत में स्त्रियों को मताधिकार 1919 में भारत में स्त्रियों को मताधिकार दोस्तों, जो 1919 का अधिनियम था उसमें प्रांतों को नियम बनाने की स्वतंत्रता ही दी गई थी, इसलिए प्रांतों ने अपने अनुसार नियम बनाए। सर्वप्रथम 1921 में मद्रास प्रांत ने महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मद्रास प्रांत ने 1921 में महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया, जबकि 1919 के अंतर्गत दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम है 1919 उसमें प्रांतों को मतलब द्विसदनीय व्यवस्थाएं दे दी गई, यानी दोहरी सदन व्यवस्थाएं, जिसमें अपन द्वैत शासन भी बोलते हैं। द्वैत शासन के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ, प्रांतों को बोला गया भैया आप अपने अनुसार नियम बना सकते हो, हम आपके ऊपर कोई नियम नहीं थोपेंगे और कोई बाध्यता नहीं है। तो सर्वप्रथम मद्रास प्रांत ने क्या किया, 1921 में महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान कर दिया। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927, तीनों गोलमेज सम्मेलन और श्वेत रिपोर्ट 1933 में महिलाओं को मत के अधिकार और उम्मीदवारी प्रदान करने की पेशकश की गई। इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1935 में महिलाओं को मत के अधिकार के साथ साथ उम्मीदवारी भी प्रदान की गई।
ये दोस्तों ये नहीं है इसमें, मतलब 1935 में महिलाओं को मत का अधिकार भी दिया गया और उम्मीदवारी भी प्रदान की गई। लोक सेवा आयोग, जो दोस्तों लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत है। मतलब जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत है। 1923 में लोक सेवा आयोग के लिए ये आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग फेडरेशन मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला गया, और 1950 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।